गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बीएससी पार्ट 3 में हमारा लास्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोग्राफी। इसको डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोग्राफी क्या होता है, रिजिड रोटेटर क्या होते हैं एंड 4-5 टॉपिक हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो बीएससी पार्ट 3 है उसकी क्वांटम मैकेनिक्स लगभग खत्म होने को है। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के फीचर, मॉलिक्यूलर इसके फीचर क्या क्या हैं। सबसे पहले एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। तो इनको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, तो जैसे कोई एटम क्या होता है, एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का छोटा से छोटा पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का छोटा से छोटा पार्टिकल जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके, अर्थात जो स्मॉलेस्ट है वह क्या है, एटम। क्या है, एटम। क्या है, एटम। एटम के बाद क्या आता है, मॉलिक्यूल। क्या, एटम को कहते हैं परमाणु। क्या, मॉलिक्यूल को कहते हैं अणु। जैसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ O2। O क्या है, एक एटम है। क्या है, एटम है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। O3 क्या है, मॉलिक्यूल है। अर्थात किसी भी एटम से मिलकर, किसी भी एटम से मिलकर जो बनता है वह क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, सिमिलर हमें पता है कि जो भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स के द्वारा उत्सर्जित जो एनर्जी है उसको स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो अणुओं के द्वारा हम लिखना चाहे, अणुओं के द्वारा उत्सर्जित, अणुओं के द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, अणुओं के द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अर्थात जो एटम के द्वारा होगा उसे क्या कहेंगे, एटॉमिक। जो मॉलिक्यूल के द्वारा होगा उसे कहेंगे मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम। यदि हम इसकी डेफिनेशन में, यदि हम इसको देखने के लिए हमें लो रिजोल्यूशन में एक कंटिन्यूस बैंड होता है। कैसा, कंटिन्यूस बैंड होता है। और जो ये स्पेक्ट्रम है वह कैसा होगा, लॉन्ग वेवलेंथ। बैंड की किनारों पर क्या होगी, तीव्रता। वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जो बैंड है, बैंड की तीव्रता कहाँ पर ज्यादा होगी, बैंड की तीव्रता अक्सर किनारों पर ज्यादा होती है। यदि हम देखते हैं कि जो एटम के बिहेव के बेसिस पर, जो एटम है उसी के बेसिस पर यदि हम देखें, जैसा एटम होगा उसी में जैसा स्पेक्ट्रम होता था, तो उसको जो एटम के लिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल के लिए क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम। ठीक है, यदि हम इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जब तक इसके बेसिस को नहीं समझ पाएंगे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हमें पता है कि प्रत्येक बैंड में जो भी स्पेक्ट्रम होती है उन संख्याओं, जो स्पेक्ट्रम संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हम कह देंगे स्पेक्ट्रम लाइंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जो वेवलेंथ है वह कैसी होती है, वह वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है और क्लोजली पैक्ड एंड हाई डेंसिटी। दूसरा, ये कैसी होती है,
क्लोजली पैक्ड एंड हाई इंटेंसिटी। अर्थात ये पैक कैसी होती है, बहुत पास पास में होती है। इनकी तीव्रता, इंटेंसिटी को हम कहेंगे तीव्रता। तीव्रता कैसी होती है, तीव्रता भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जो जहां पर तीव्रता ज्यादा होती है उसे उसको कहते हैं शीर्ष बैंड या बैंड शीर्ष। जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी, जहां पर क्या ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी, उसे हेडबैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, हेडबैंड। अर्थात जो शीर्ष बैंड कहेंगे, जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी, क्लोजली पैक्ड होगी और क्या होगी, हाई इंटेंसिटी, उसे कहेंगे हम हेड बैंड। ठीक है। लेकिन जो लघु तरंगदैर्घ्य या स्मॉल वेवलेंथ किनारों की ओर क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। अर्थात जो कम या यदि हम के क्लोजली पैक्ड होती है, दूसरी कम डेंस। अर्थात जो किनारों से यदि हम जाएंगे तो स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, हाईली मिलेगा, क्लोज मिलेगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, छितरा मिलेगा, लूज मिलेगा। कैसा मिलेगा, लूज। अब यदि हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम देखते हैं कि जो भी बैंड है वह कैसा होगा, हल्का होगा, दूर जाने पर हल्का होगा और लेस क्राउडेड होगा। लेस क्राउडेड के कहने का मतलब है उनकी पैकिंग क्या होगी, ढीली होगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस कैसा होगा, रेगुलर सीक्वेंस। दूसरा इसका सीक्वेंस कैसा होगा, रेगुलर सीक्वेंस। कैसी होगा, अर्थात ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा है फिर ऐसा है, लेकिन ये हमेशा कैसा होगा, रेगुलर सीक्वेंस है। कैसे, रेगुलर सीक्वेंस। पहला, स्पेक्ट्रम लाइन किनारों पर ज्यादा होगी, क्लोजली पैक्ड होगा, किनारों से दूर जाएंगे तो वह लूजली क्राउडेड होगा। दूसरा, रेगुलर सीक्वेंस होगी। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसे लिखोगे कि यह नियमित अनुक्रम है। इसका क्या है, एक नियमित अनुक्रम। कैसा है, नियमित अनुक्रम है। तीसरा पॉइंट है जो भी इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि जो भी बहुत सारे बैंड होंगे इनकी नियमित व्यवस्था होती है और ये क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अर्थात बैंड स्पेक्ट्रम में अणु की संरचना के बारे में, लंबाई, बॉन्ड लेंथ, फोर्स, इससे हम जो चीजों के बारे में पता चल सकता है वह बॉन्ड लेंथ, फोर्स और बॉन्ड एंगल। किन किन बारे में, बॉन्ड एंगल। सबसे पहले बॉन्ड की लेंथ कितनी है, बॉन्ड में फोर्स कैसा है, दूसरा लेंथ हो गई, फोर्स हो गया। अर्थात बॉन्ड में जो फोर्स है कैसा लग रहा है, सबसे पहले बॉन्ड की लेंथ कैसी है, बॉन्ड का फोर्स कैसा है। तीसरा जो बॉन्ड एंगल है, कौन सा, बॉन्ड एंगल। क्या, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना है, तीनों चीजें हमें मिल सकती हैं यदि हम वेवलेंथ के बेसिस पे, अर्थात बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो यह तीन प्रकार की हो सकती है। जो भी आणविक स्पेक्ट्रम है उसमें हम चुंबकीय ऊर्जा वर्णक्रम में यदि हम ले तो देखो, एक होता है इंफ्रारेड रीजन, सबसे पहला है एक्सट्रीमली इंफ्रारेड। क्या, एक्सट्रीम इंफ्रारेड, एक्सट्रीम इंफ्रारेड। दूसरा इंफ्रारेड, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा आपके इंफ्रारेड रीजन। और तीसरा अल्ट्रावायलेट, दूसरा कौन सा होगा, इंफ्रारेड, कौन सा, इंफ्रारेड। तीसरा अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज। क्या लिख दो, यूवी रेज एंड विजिबल रेज, यूवी रेज एंड विजिबल रीजन, यूवी रेज एंड विजिबल। तीन प्रकार के एक्सट्रीमली इंफ्रा एंड अल्ट्रावायलेट रेज। यदि हम इनकी वेवलेंथ की बात करूं तो इनकी जो रेंज होती है 1 सेंटीमीटर से 0.1 mm, अर्थात 1 सेमी टू 0.1 mm। दूसरे की वेवलेंथ क्या होगी, 1 mm से 0.1
mm से 780 nm। ठीक है, यदि हम इंफ्रारेड की बात करें तो 780 nm से 10 nm, 780 nm से 10 nm। तीन प्रकार की वेवलेंथ ली हमने, तीन प्रकार की रेंज है। सबसे पहले सबसे पहले एक्सट्रीमली इंफ्रारेड, सबसे पहला कौन सा है एक्सट्रीमली इंफ्रारेड, दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा कौन सा है यूवी रेंज। हम इन तीनों की वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया। हमने सबसे पहले देखा कि जो स्पेक्ट्रम है कैसा होगा, रेगुलर होगा। स्पेक्ट्रम से हमें बॉन्ड एंगल पता हो सकता है, बॉन्ड के बीच में फोर्स कितना है पता हो सकता है। बॉन्ड का फोर्स पता करके हम इनके बीच की बॉन्ड की लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उनको तीन बेसिस पे बांटा है। सबसे पहले एक्सट्रीमली इंफ्रारेड, दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा यूवी रेस एंड विजिबल रीजन। ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी कि आणविक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो अणुओं की आंतरिक एनर्जी कैसी होती है। अणुओं की आंतरिक एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। कैसे? अणुओं की एनर्जी कैसी होती है क्वांटाइज्ड, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम देखते हैं कि इसमें तीन प्रकार की ऊष्मा एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो एनर्जी की बात करें, यदि हम एनर्जी की बात करें तो तीन प्रकार की एनर्जी लिखी जा सकती है। हम एनर्जी को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यदि हम एनर्जी की बात करें तो तीन प्रकार की एनर्जी है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यदि हम एनर्जी को देखना चाहें, यदि हम एनर्जी को देखें तो सबसे पहले कौन सी, रोटेशनल, रोटेशनल एनर्जी, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरी एनर्जी रोटेशनल। मतलब रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल में क्या होगा, कोई भी पार्टिकल अपने एक्स के अबाउट क्या करेगा, रोटेशन करेगा। वाइब्रेशन मतलब कंपन कैसे होगा, जैसे कि कंपन ऐसे। ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी चार्ज की वजह से जो भी एनर्जी प्राप्त होगी वह कितनी होगी। यदि हम इन तीनों की बात करें, रोटेशनल एनर्जी स्टेट, यदि हम रोटेशनल एनर्जी स्टेट की बात करें तो इसमें जो एनर्जी मिलेगी वह क्या होगी, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह होगी आपके लगभग 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की। जो वाइब्रेशन होगा, जो वाइब्रेशंस होता है लगभग वेव में होता है। वेव फिजिक्स में मेनली दो टाइप की होती है, वेव अर्थात तरंग। सबसे पहली मैकेनिकल वेव्स, दूसरी ईएम वेव्स। यदि हम वेव्स को डिवाइड करें तो एक होती है मैकेनिकल वेव, कौन सी, मैकेनिकल, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव को डिवाइड करें तो इसमें आती है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड करें तो आती है साउंड वेव। क्या, साउंड वेव। हमें इतना ध्यान रखना है कि वेव कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, इलेक्ट्रिक वेव एंड ईएम वेव्स, नहीं सॉरी, ईएम वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। यदि हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है वह कितनी होती है, 10⁻, जिसकी रेंज होती है 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन। ये कितनी है, 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसकी रेंज होती है आपके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, एनर्जी रेंज है आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। यदि हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिजिड रोटेटर। क्या, रिजिड रोटेटर या दृढ़ घूर्णी। हमारा अगला टॉपिक है रिजिड रोटेटर या दृढ़ घूर्णी। तीन प्रकार की एनर्जी की बात की, हमारा है रिजिड रोटेटर या दृढ़ घूर्णी। हमारा टॉपिक है रिजिड रोटेटर।
आपका टॉपिक है रिजिड रोटेटर। हमारा टॉपिक है रिजिड रोटेटर क्या होते हैं, यदि हम इनके बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि हमने एक लिया HCl, क्या एक एटम लिया HCl, एक मॉलिक्यूल लिया सॉरी HCl, H पे चार्ज कैसा होता है प्लस, Cl पे माइनस, क्योंकि क्लोरीन कितने नंबर पे आता है टेबल में, क्लोरीन आता है 17 पे, 2 8 7, कैसा माइनस चार्ज है। जो HCl है, यदि हमें एग्जांपल लेते हैं HCl का, इसमें 2 परमाणु है, एक H का है, दूसरा किसका है Cl का। H पे चार्ज के साथ है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों, यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो नेगेटिव। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है वह उसको लूज करता है, तो हाइड्रोजन पे एटम के चार्ज कैसा आया HCl। जब हम देखते हैं कोई भी द्विपरमाणु अणु में यदि हम दूरी करें, जो परिमिति दूरी पर 2 परमाणु यदि हम माने तो एक रूप में मान सकते हैं। यदि हम एक डंबल आकृति के रूप में यदि चित्रित किया जा सकता है, कैसे, एक डंबल की फॉर्म में। डंबल आपने देखा होगा, यदि हम इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार का डंबल होता है, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कोई परमाणु जिसका द्रव्यमान बिंदु है, उसको जो मिलाने वाली रेखा है प्रति अणु के घूर्णन का कोई महत्व नहीं होता। हम रिजिड रोटेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन अपेक्स कॉलेज मगरना परिवार की तरफ से मैं आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, एंड अगेन थैंक यू सो मच।